Hello friends, welcome back to the Wings एक उड़ान. So last video lecture में we were discussing general science component of your upcoming exam, that is GKSSB Finance Account Assistant. तो उसके हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो बायोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था इन डिटेल, दैट इज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, और हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था. ठीक है. सो आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है और हमारा जो टारगेट है दैट इज 10 आउट ऑफ 10 का, वो हम अकम्प्लिश कर पाए. ठीक है. सो मेरे साथ आप इन्हें सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, अपना आंसर मार्क करेंगे और उसके बाद यू विल चेक कि आपने सही आंसर मार्क किया है कि नहीं. जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूं, दीज ऑल आर स्टेटमेंट बेस्ड. जैसा अब जेकेएसएसबी का पैटर्न रहा है कि वो मोस्टली आपको पता है फैक्चुअल नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं. तो मैं भी आपके लिए वही लेके आई हूं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो उस हिसाब से हो पाए. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. तो न्यूट्रिशन की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक जो खुद से अपना फूड बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. सो इसमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो सारे ही ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. ऑल, पहली स्टेटमेंट ये कहती है. सेकंड क्या कहती है, कीमो ऑटोट्रॉप्स ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया टू ट्रैप एनर्जी. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि सारे के सारे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताती है कि वो इन केमिकल्स का यूज करके अपने लिए एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं. ठीक है. सो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 और नीदर 1 and 2. सो वीडियो पॉज करें और अपना आंसर मार्क करें. सो सही आंसर क्या होगा इसका, दैट इज बी, 2 ओनली. वाई, देखिए यहां पे लिखा है ऑल ऑर्गेनिजम्स. जब हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कही थी तो मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉपिक को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स. फोटो ऑटोट्रॉप्स जो सनलाइट से की प्रेजेंस में अपना जो फूड है वो बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप्स जो कि केमिकल्स पे जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो है केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं. ठीक है. सो यहां पे आपका हो जाएगा सिर्फ 2 इज करेक्ट. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. सेकेंड स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज अबाउट ऑटोट्रॉपिक, अब है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. पहली स्टेटमेंट कहती है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ऑर्गेनिक्स. ठीक है. ऑर्गेनिक मैटर, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में ही होता है. ठीक है. हम खाने को लेते हैं, देन वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, तो वो सब प्रोसेस बताए हैं. पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ऑलवेज, देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर पे जो है आइडेंटिफाई करने होते हैं, जैसे ऑल, ऑलवेज, नेवर, नीदर, है ना. ये वाली जो होते हैं ना, ये बहुत साइंस के मामले में आप कोई भी चीज को बिल्कुल गारंटी से नहीं कह सकते, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना. तो ये वाली जो स्टेटमेंट हो जाती है वो थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कभी भी सही नहीं होंगी, बट वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है. यू कैन से कि हाँ दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. जैसे यहाँ पे कहा है कि ऑलवेज, हमेशा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमेशा. बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिसे अभी तक हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं, है ना. तो हम साइंस में हाउ कैन वी 100% श्योर फॉर एनीथिंग. ठीक है. तो कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ न्यू चीजें आती ही रहती है. तो ऑलवेज जो है वो वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम. तो हमारी फर्स्ट तो ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बोथ ये नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, नीदर 1 नॉर 2 या फिर 1 ओनली. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. तो हमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी सही है. सेप्रोफाइट डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंट्रासेल्युलरली. तो जब मैंने आपको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात बताई थी तो मैंने आपको इस चीज में डिफरेंस बताया था कि हाउ सेप्रोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्कैवेंजर्स. याद है आप, है ना. तो अगर आपने वो बात ध्यान से सुनी थी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को
जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इंट्रासेलुलरली सैप्रोफाइट जो हैं अपने सेल के अंदर ही डेड ऑर्गेनिजम्स को या डेड मैटर को जो है डाइजेस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, वो केमिकल रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं जो उनकी बॉडी के बाहर ही डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो है डाइजेस्ट करती है एंड देन वो अपनी स्किन के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट है फंगाई एंड सर्टेन बैक्टीरिया आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट्स, तो ये एकदम सही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा बी ओनली, सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो खुद के लिए न्यूट्रिशन नहीं बनाते बल्कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सिमिलरली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच कैप्चर इंसेक्ट्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कुछ पार्शियल इंसेक्टिवोरस होते हैं, वो इंसेक्ट्स को बेसिकली दे ट्रैप इंसेक्ट फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स के लिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। बाकी न्यूट्रिएंट्स वो अपने लिए खुद जनरेट करते हैं आइदर थ्रू वाटर, ठीक है। सो वो उससे वो खुद ले पाते हैं। तो कुछ ही चीजों के लिए वो आपके इंसेक्ट्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर टोटल हेटेरोट्रॉप्स दैट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट से नहीं ले रहे हैं, वो कुछ नाइट्रोजन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, बाकी बचा हुआ वो अपना न्यूट्रिएंट जो है दे टेक इट फ्रॉम द वाटर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही है। तो वो कंप्लीट हेटेरोट्रॉप्स तो नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीट हेटेरोट्रॉप्स। Then they trap insect primarily to fulfill their nitrogen requirement in a nutrient deficient soil. जहां पे वो ग्रो हो रहे हैं, वो सॉइल अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है तो वहां वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं ताकि नाइट्रोजन बेस्ड अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफिल कर पाए। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ठीक है। सही है, तो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ न्यू जो है फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में कि भाई वो बिल्कुल हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते, वो कुछ नाइट्रोजन बेस्ड अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है। जिसका एग्जांपल कस्क्यूटा भी है। कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक आपका प्लांट, फ्लाई वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल अगर मैं दूं सो दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके साथ एक और प्लांट होता है जैसे दैट इज कॉल्ड एज पिक्चर प्लांट, है ना। तो ये सब प्लांट जो होते हैं दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये इंसेक्ट्स इनके ऊपर जब सिट डाउन करता है सो दे अपने दे सेक्रेट सम स्टिकी मटेरियल जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाता है फ्लोर के साथ एंड देन दे क्लोज देयर ओपनिंग, और उसकी तरह से ये इंसेक्ट्स को मार देते हैं और उससे सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा था, उसके बारे में है। पहली स्टेटमेंट कहती है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स सर्व प्राइमरीली एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड एनर्जी रिजर्व्स। सो कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड्स है वो प्राइमरीली हमें एनर्जी देते हैं, सो वो हमारे एनर्जी रिजर्व की तरह काम करते हैं। सेकेंड इज प्रोटीन आर हेविली इन्वॉल्व इन एंजाइमेटिक कैटालिसिस एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन बट दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी, ठीक है। ओके, सो क्या कह रहे हैं, प्रोटीन्स आर हैविली इन्वॉल्व इन एंजाइमेटिक कैटालाइसिस एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन, ठीक है। हमारे मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करता है ये, ठीक है। और जो भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शन में ये बहुत पार्टिसिपेट करता है, बट कहीं से भी हम इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते एनर्जी के लिए। मतलब प्रोटीन हमें कहीं से भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। दिस इज व्हाट स्टेटमेंट इज सेइंग। ऑप्शन क्या है, 1, 2, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 and 2। सो देखिए, आप जब भी कभी कोई हैविली एक्टिविटी करते हैं या फिर आप जिम ज्वाइन करते हैं या आप मसल अपना बिल्ड करना चाहते हैं तो यू टेक प्रोटीन इनटेक, ज़्यादा आपको कहा जाता है। इवन जब आप अपनी बॉडी को पॉस्चर देना चाहते हैं तो आपको आपके डाइटिशियंस भी कहते हैं कि यू शुड इंक्रीज द प्रोटीन इनटेक इन योर डाइट। तो अगर प्रोटीन से एनर्जी मिल ही नहीं रही है तो हाउ अ पर्सन विल सर्वाइव जस्ट बाय इंक्रीजिंग द प्रोटीन इनटेक, है ना। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो जस्ट अगर आप अपनी कॉमन सेंस भी यूज करें तो यू कैन फाइंड आउट कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रोटीन से तो बिल्कुल एनर्जी निकले ही ना।
है ना। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी एकदम से गलत हो जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज 1 ओनली। द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किया था, उसमें से एक था म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। इन अ लाइकन द फाइकोबायोन्ट्स प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर व्हाइल द माइक्रोबायोन्ट प्रिपेयर फूड। ठीक है, फाइकोबायोन्ट एंड द माइक्रोबायोन्ट। अब आपको इसमें ये टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। देखिए अगर आपको नहीं भी पता है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है जो लाइकन में पाए जाते हैं। सो लाइकन में क्या होता है, एक होता है फंगाई और एक होता है अलगे, यही दो होते हैं। ठीक है, अब इसमें से फाइकोबायोन्ट कौन है और माइक्रोबायोन्ट कौन है, भाई हमें नहीं मालूम। सो आप इतना तो जानते हैं कि फोटो इज लाइट, है ना, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे उसमें यू कैन यूज द टर्म फोटो, है ना। तो फाइकोबायोन्ट की बात आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं फोटो लाइट की बात हो रही है, तो लाइट तो वही यूज करेगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है लाइकन में, अलगे करता है। सो दिस विल बी फाइकोबायोन्ट। ठीक है, माइक्रोबायोन्ट, माइक्रो दैट टर्म इज यूज फॉर फंगाई। ठीक है, तो यहां क्या कहा जा रहा है, फाइकोबायोन्ट प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, नहीं, फाइकोबायोन्ट तो अलगे है और अलगे तो फूड सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। माइक्रोबायोन्ट प्रिपेयर फूड, नहीं, माइक्रोबायोन्ट प्रिपेयर फूड नहीं करता है, सो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। माइक्रोराइजे रिप्रेजेंट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, माइक्रोराइजे एक म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें कहा जाता है कि जो फंगाई है वो हायर प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। ठीक है, वो रूट को हेल्प करते हैं डीपर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में, और इन टर्न जो है वो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसे जो फूड जनरेट करता है, वो फंगाई को जो है फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ जो है पॉइंट्स हैं। सो क्या कह रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज। सो मैंने आपको बताया था कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स, ऐसा ही होता है उनका फाइनल। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जब आप खाना माउथ में लेते हैं तो स्लाइवरी अमाइलेज जो हमारे स्लाइवा में एंजाइम होता है, वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बियॉन्ड फिर उसकी डाइजेशन की जरूरत नहीं है कार्बोहाइड्रेट की। सेकंड कहता है द पीएच ऑफ द स्टमक इज हाईली एसिडिक व्हिच इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम जो है आपके स्टमक में रिलीज होता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl जो है इंपॉर्टेंट काम करता है। सो स्टेटमेंट 1, 2 बोथ 1 and 2 और नीदर 1 and 2। सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। HCl जर्म्स को मारने के साथ साथ पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का भी काम करता है, लेकिन पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को वो बिल्कुल ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता, लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है, वो जस्ट उसको अभी सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, वो ग्लूकोज में जो उसकी डाइजेशन है दैट विल टेक प्लेस इन द फर्दर प्रोसेस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे जाके होगा। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से जब उसकी फाइनल डाइजेशन हो जाएगी। सो हियर इट इज नॉट डन इन द बकल कैविटी और द माउथ। ठीक है, तो वो उसको सिर्फ बोलस में आप एक तरह से कह सकते हैं जस्ट उसकी स्टार्ट किया है, उसको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है इन द माउथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Consider the following statement regarding the bile juice. So bile juice से related है। Bile contains digestive system that specifically hydrolyze lipid molecules. Bile salts are crucial for the emulsification of fats into small micelles. 1, 2, both 1 and 2 and neither 1 and 2. So when we discussed human digestive system, तो हमने ये देखा था कि bile जो है that is produced in the liver and stored in the gallbladder, है ना, और उसका जो मेन काम होता है वो लिपिड की डाइजेशन में होता है, उसकी इमल्सिफिकेशन में होता है, वो लिपिड को जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो बाइल सॉल्ट्स का सेकंड स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट है। बाइल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखिए इस तरह से आपको स्टेटमेंट को बिल्कुल धीरे से सिंगल वर्ड को समझते हुए करना है। अगर आप इसे ऐसे पीछे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट स्पेसिफिकली हाइड्रोलाइज लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल को तो वो करता ही है डाइजेस्ट, तो ये सही ही होगी स्टेटमेंट, लेट मार्क इट राइट। बट यहाँ पे आप ध्यान दें एंजाइम्स,
बाइल जूस में किसी भी तरीके का एंजाइम नहीं होता है, वो खुद से फैट्स को इमल्सिफाई करता है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो यहां से ट्रिकी, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर आपको पूछता है कि स्टेटमेंट दी है, जनरली ऑलमोस्ट लिपिड की बात की गई है, बाइल जूस है, तो अगर बच्चे ने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें देखी हैं तो वो इसे हमेशा गलत ही मार्क करेगा। लेकिन अगर आपने इन डेप्थ डिटेल में वर्ड टू वर्ड उसे अंडरस्टैंड किया है तो आप इसे सही मार्क कर सकते हैं। एंड उसके साथ भी कभी कभी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बट क्वेश्चन को थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 ओनली। सही है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट विटामिन से रिलेटेड है। ऑल्दो विटामिन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट क्योंकि हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में उसे देखा था तो एक छोटा सा क्वेश्चन से रिलेटेड है। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। तो ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि बी और सी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं और ए, डी, ई के आर द फैट सॉल्युबल, है ना, इन द बॉडी, और ये स्टोर किए जाते हैं इन द एडिपोज टिश्यू। दूसरी स्टेटमेंट कहती है विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल एंड मस्ट बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू डाइट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो हम सबको पता ही है कि फर्स्ट वाली सही है क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, दूसरी कि वो वाटर सॉल्युबल है। अब सेकंड स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो यू कैन गेस इट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन सेंस। देखिए, फैट सॉल्युबल है यानी कि फैट में स्टोर हो सकता है, तो ठीक है, वो एडिपोज टिश्यूज में हमारे फैट सेल्स में स्टोर होता होगा। सेकंड जो है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो चीज है वो इजिली हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाती है विद द वेस्ट, है ना, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो पानी में घुली तो वो हमारे यूरिन के साथ, हमारे वेस्ट के साथ इट विल एक्सट्रैक्ट। तो अगर वो हमारी बॉडी से बहुत आसानी से निकल रही है तो जाहिर सी बात है वी हैव टू सप्लीमेंट अवर बॉडी रेगुलरली विद दीज सप्लीमेंट्स, है ना। इसीलिए उसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस में इंटेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही दोनों स्टेटमेंट कह रही हैं। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां से आपको एक और फैक्ट मिलता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनको आपको रेगुलरली बेसिस पे इंटेक करना होता है बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल और हमारी बॉडी से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड फैट सॉल्युबल जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अब डेफिशिएंसी डिजीज। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट 2 डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो होती है, एक है क्वाशियोरकोर, एक है मरासमस। ठीक है, तो उसके कुछ सिम्टम्स की बात की गई है तो हम उसे पढ़ते हैं। Kwashiorkor is caused specifically by severe protein deficiency accompanied by adequate calorie intake. ठीक है, सो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने कैलोरी इंटेक आपका सही है लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड कैलोरीज। हमारे देश में देयर इज यहाँ पे एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है, दैट इज बच्चे ओबीस हैं और बच्चे जो है इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके न्यूट्रिएंट्स में कमी है, मतलब ओबीस है, मतलब कैलोरी वो अच्छे से खा रहे हैं पर जितना उनको बैलेंस डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, वो नहीं है। ज्यादा फोकस उनका सिर्फ कार्ब्स की तरफ ही है। ठीक है, तो ओबेसिटी हो रही है बट क्योंकि बॉडी को फंक्शन करने के लिए बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उनका इंटेक प्रॉपर नहीं है। सो क्वाशियोरकोर की क्या बात है कि यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है लेकिन कैलोरी इंटेक सही है। मरासमस रिजल्ट फ्रॉम अ साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ बोथ। मरासमस वो कंडीशन है जहां पे पर्सन की कैलोरी इंटेक भी कम है कि मतलब टोटल अमाउंट ऑफ फूड जो वो खा रहा है वो भी कम है और उसमें प्रोटीन का जो अमाउंट है दैट इज आल्सो लेस। क्वाशियोरकोर में क्या हो रहा है कि प्रोटीन इंटेक कम है, बाकी आप कार्ब्स बाकी चीजें जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है बॉडी का इंटेक जो है वो कर रहा है। सो बताइए 1, 2 बोथ 1 and 2 और नीदर। सो अगेन इस क्वेश्चन से आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इन डेप्थ में भी अगर आपको पूछता है जेकेएसएसबी तो आप आराम से उसे मार्क कर सकते हैं। क्वाशियोरकोर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी, कैलोरी इंटेक ठीक ठाक, लेकिन मरासमस में दोनों की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। देन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो दिस इज अ इजी वन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। आई विल नॉट टेल यू द आंसर ऑफ दिस बिकॉज ये हमने डायरेक्टली जब डिस्कस किया था न्यूट्रिशन को तो हमने बहुत डिटेल में इसे डिस्कस किया था। एंडोपैरासाइट्स लाइक टेपवर्म लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड कंप्लीटली लैक अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्टोपैरासाइट लाइक लीचेस एंड टिक्स फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ताकि पता लगे कि आपने जो वीडियो लेक्चर है उसे कितने अच्छे से देखा है।
तो आप कितना ध्यान रहा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो नाउ हियर इज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहली है द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। मैंने आपको बताया था दो रिएक्शंस रहती है, एक जिसमें वाटर जो है ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज ऑक्सीजन, है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज को जनरेट किया जाता है बाय द प्लांट, ठीक है। सो वहां पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए, और वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है टू रिलीज ऑक्सीजन। सो एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, यही रहती है। ओके, light dependent reaction takes place in the stroma of the chloroplast. Photolysis of water occur during the light reaction to provide electrons to photosystem 2, ठीक है। ओके, सो सेकेंड वाली स्टेटमेंट तो डायरेक्टली थोड़ी सी टेक्निकल टाइप की है, बट अगर आप इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, अगर आपको उतनी नॉलेज है तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब पानी का ब्रेक डाउन होना जो कि फाइनली ऑक्सीजन को रिलीज करता है, अकर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज ऑक्सीजन। हाँ जी, ये बात एकदम सही है, ठीक है। दूसरी क्या कहती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो आप इस चीज को मार्क कर लीजिए, चाहे कहीं पे लिख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, इसी के अंदर होती है दोनों रिएक्शन। एक होती है लाइट डिपेंडेंट जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, ठीक है, जिसमें वाटर जो है वो रेड्यूस तो नहीं कहेंगे, ब्रेक डाउन होता है, फोटोलिसिस होता है टू रिलीज ऑक्सीजन। और दूसरी रिएक्शन है लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। सो लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के दो अलग अलग लोकेशंस में होती हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये होती है थाइलो, ठीक है, दिस अकर इन अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड थाइलोक्वाइड, ठीक है। थाइलोक्वाइड जो मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, वहां पर ये होती है, जिसको ग्रेना भी कहा जाता है। जस्ट ए सेक, मैं इसे नीचे लिखती हूँ, दैट विल बी बेटर। ओके, यहां पे हम लिखते हैं इसको। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट में ही दोनों रिएक्शंस होती हैं, एक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और एक दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट डिपेंडेंट जिसको कहेंगे आप, और एब्सेंस ऑफ लाइट जिसको आप डार्क रिएक्शन भी कहेंगे, ठीक है। सो जो डार्क रिएक्शन होती है ना, दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग जगह पे हो रही है। ये हो रही है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और ये हो रही है सेल मेम्ब्रेन जिसको ग्रेना भी कहा जाता है, थाइलोक्वाइड में, थाइलोक्वाइड सेल मेम्ब्रेन विच इज आल्सो नोन एज ग्रेना, ठीक है। तो ये दो अलग अलग लोकेशन है, दोनों ही डार्क रिएक्शन एंड द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर बोथ इन द क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एक स्ट्रोमा में हो रही है और एक आपकी ग्रेना में हो रही है, दैट इज थाइलोक्वाइड जो को सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, यहां क्या कह रहे हैं, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो ये आप अपने नोट्स में कहीं पे लिख लीजिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डार्क रिएक्शन, ठीक है, वही जो डार्क रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म ग्लूकोज, है ना, तो दैट इज डार्क। ऐसा नहीं है कि उसके लिए सनलाइट की जरूरत ही नहीं होती, सनलाइट के प्रेजेंस में जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी के यूटिलाइजेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि एक बार सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज हो गई, वो स्टोर हो गई, फिर लेटर ऑन उसकी यूटिलाइजेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज में रिड्यूस होता है। इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट एनर्जी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। द प्राइमरी एंजाइम इन्वॉल्व इन C3 साइकिल इज रूबिस्को व्हिच कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को जो है, दिस इज बहुत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की स्टेटमेंट्स है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता दूं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में पूछा जाता है तो दे विल आस्क सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इसमें ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है दीज आर करेक्ट, ठीक है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए लाइट की जो एनर्जी
लाइट एनर्जी टू फिक्स कार्बन, डायरेक्टली मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसमें ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। और यहाँ पे ये साइकिल का नाम है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना केल्विन साइकिल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रिड्यूस हो रही है, और उस साइकिल को, डार्क रिएक्शन के साइकिल को केल्विन साइकिल कहा जाता है। उसमें दिस इज पर्टिकुलर द आप इंजाइम का नाम जो है वो ये है, ठीक है। इतना डेप्थ में अगर कहा जाए तो बहुत रेयरली है, बट अगर आए तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। दिस बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नाउ द डेंटल फॉर्मूला। क्योंकि हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो स्टार्टिंग एलिमेंट्री कैनाल की हमारी ओरल कैविटी से होती है, और ओरल कैविटी में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज अवर टीथ। तो वहां का व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या रहता है? दिस इज, आप देखेंगे हमारे माउथ के अंदर इंसाइजेस होते हैं, इंसाइजेस होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, एंड मोलर होते हैं, ठीक है। मोलर जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, प्रीमोलर 2 होते हैं, देन केनाइन इज 1 एंड इंसाइजर 2, ठीक है, सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइज। सो क्या फॉर्मूला बना? 2 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 1 2 3, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है प्रीमोलर्स आर एंटायरली एब्सेंट इन प्राइमरी डेंटिशन। देखिए जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं जिसको हम पक्के दांत कहते हैं वो हमारे होते हैं 32, और जो दूध के दांत होते हैं दैट इज डेसिडियस, मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ वो होते हैं 20, ठीक है। सो उसमें जिस टाइप का जो पर्टिकुलर दांत प्रेजेंट नहीं होता है उसमें इंसाइजर भी होता है, लेटरल इंसाइजर भी होता है, केनाइन भी होता है, मोलर्स भी होते हैं, बट जो डेंटिएशन उसमें प्रेजेंट नहीं होती दैट इज प्रीमोलर, ठीक है, दैट इज प्रीमोलर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्शन के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। पहली कहती है विलाई एंड माइक्रोविलाई डिक्रीज द टोटल सरफेस एरिया टू कंट्रोल द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज अब्सॉर्ब। सो व्हेन वी डिस्कस्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट प्लेस जहां पे एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, और उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए वहां हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई एंड द विलाई, ठीक है। अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आर जनरली एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड कैपिलरीज व्हाइल फैटी एसिड एंटर द लैक्टियल्स, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट। अब यहां पे आप बताएं कि कौन सी सही है, 1 2 बोथ या नन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें वहां पे बताया जा रहा है कि विलाई और माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को कम कर रहे हैं। अगर सरफेस एरिया को कम करेंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी ना। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल हो जाएगी रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है दिस इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, और जो फैट है दैट इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब, वो स्टोर होता है पर्टिकुलर, इट एंटर्स टू द लैक्टियल्स, ठीक है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। 15 का सही आंसर होगा 2 ओनली। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 16। पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसे डिस्कस करते हैं। इट कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज. Trypsinogen is activated into active trypsin by the action of the enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa. ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये कुछ एंजाइम्स के नाम हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में रिलीज होते हैं, कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पैनक्रियाटिक जूस जो है एंजाइम्स रिलीज करता है, ऑल्दो पैनक्रियास से डायरेक्टली फूड पास थ्रू नहीं होता है, बट उसके कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो सब इनएक्टिव होते हैं एंड लेटर ऑन दे गेट एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसको कहा जाता है एंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से रिलीज होता है। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, सो जितने भी है, अब देखिए स्टमक में पेप्सिन रिलीज हो रहा है, वो भी इनएक्टिव है, वो भी एक्टिवेट होता है एचसीएल के थ्रू। यहाँ पे जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं पैनक्रियास से वो भी इनएक्टिव है, वो एक्टिव होते हैं आफ्टर द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एक पर्टिकुलर एंजाइम निकलता है ना, ऐसे वो इनएक्टिव रहेंगे। जैसे खाना आएगा, जरूरत होगी उसको डाइजेस्ट करने की, तो फिर पर्टिकुलर उसको एक्टिवेटिंग एजेंट रिलीज होगा, एंजाइम काम करना स्टार्ट करेंगे और खाना डाइजेस्ट होगा। सो करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट इज मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में।
Nitrogen, phosphorus and potassium are classified as micronutrients because plants require them in trace amount. Iron, zinc and manganese are macronutrients that form the structure bulk of plant cell. So इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज, अब आप बताइए, मार्क करिए 1, 2, बोथ या नीदर. इसमें बताया गया है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. आप जानते हैं, अगर आपने आसपास कहीं पे भी खेती होती देखा होगा तो आप जानते हैं कि वहां पर अमोनिया का छिड़काव है ना, एनपीके का छिड़काव किया जाता है, जिसमें एनपीके में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. अगर वो माइक्रो अमाउंट में है तो फिर उसका छिड़काव की क्या जरूरत है? इट इज रिक्वायर्ड इन मैक्रो, लार्ज अमाउंट. ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, जिंक एंड मैग्नीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, नीदर 1 नॉर 2. ओके, नेक्स्ट इज कुछ स्टेटमेंट दी है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को लेके, जो कि आपकी लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, और वो नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसे फिक्स करने में हेल्प करता है, सॉइल के अंदर उसे वापस लाने में हेल्प करता है. ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसके लिए. ओके, राइजोबियम इज अ फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरियम दैट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एलुवियल सॉइल. तो पहली स्टेटमेंट फ्री लिविंग, आप आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड से ये जो है चीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है लेग्यूमिनस प्लांट की, वो आना शुरू हो जाती है. राइजोबियम इज नॉट अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया. इट लिव्स इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट नोड्यूल्स. जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, उनमें ये पाया जाता है, तो फ्री लिविंग नहीं है. एजोबैक्टर फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ठीक है, so this is also not correct. So हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, neither 1 nor 2. राइजोबियम will comes in the statement 2. जो स्टेटमेंट 2 है वो राइजोबियम की बात की गई है. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनारोबिक न्यूट्रिशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक. एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो एनारोबिक न्यूट्रिशन की बात की गई. यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन ह्यूमन मसल टेम्परेरी anaerobic breakdown yields lactic acid and carbon dioxide during strenuous exercise. ठीक है, सो क्या कहा जा रहा है? पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि यीस्ट जो है ना, वो एनारोबिक बैक्टीरिया में एनारोबिक न्यूट्रिशन के थ्रू, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को और एथेनॉल को रिलीज करता है. ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एनारोबिक न्यूट्रिशन होता है, देखिए जब आप बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उस वक्त हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है. उतनी लार्ज अमाउंट में हमारी रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता, ऑक्सीजन इनटेक उतना स्पीड में नहीं हो रहा होता, लेकिन एनर्जी जनरेशन के लिए सेल को बहुत ज्यादा चाहिए होता है. अब उतनी ऑक्सीजन आ नहीं रही है, तो जो सेल हैं वो एनर्जी जनरेट करने लग पड़ते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एनारोबिक टाइप में होना शुरू हो जाती है. तो उस समय हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन भी होती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता. तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिमिलेशन. एसिमिलेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं. इट इज अ प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय टिश्यू ऑफ एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर. ठीक है, एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो टिश्यूज है वो एनर्जी को यूज करते हैं. एक्सेस ग्लूकोज इज एसिमिलेटेड एंड स्टोर्ड इमीडिएटली इन द किडनी एज यूरिया. सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनता है वो स्टोर होता है हमारे किडनी में एज अ यूरिया. दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट. सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. एसिमिलेशन का मतलब यही है. एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो भी एनर्जी थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, वो डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में गए. तो दैट वाज एब्जॉर्प्शन. अब ब्लड में पहुंचने के बाद वो इंडिविजुअल सेल जब उसे यूज करते हैं, हार्ट सेल, किडनी सेल, नर्व सेल, अपने अपने काम के लिए, उसे एसिमिलेशन कहते हैं. तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. एक्सेस ग्लूकोज जो है वो हमारे आपके इंडिविजुअल सेल्स में जाके स्टोर होता है, बट इट इज नॉट स्टोर्ड इन द किडनी एज यूरिया.
ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ठीक है, सो दैट वाज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा था, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज सही लगी है, अच्छी लगी है और आपको हेल्प हुई है, इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी को थोड़ी और एनहांस हुई है आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की और एमसीक्यू सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊंगी। पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड विल देन डिस्कस एमसीक्यू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर भी बताइएगा कि इन 20 मार्क्स में से कितने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।